देखिए हमारा हिंदी का टॉपिक जो चल रहा है, तो हमारा टॉपिक में आज जो पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक है हिंदी का, इसमें सामान्य अशुद्धियाँ का। ठीक है, तो इससे संबंधित मैंने सारे इसमें जो जिस टाइप की अशुद्धियाँ आती हैं वो लगभग मैंने करा दी हैं इसमें आपको। ठीक है, उससे पहले कि अगर क्लास आपने नहीं देखी है तो उन क्लास को भी देख लीजिए। तो इसमें लगभग मैंने आपकी सारी अशुद्धियाँ करा दी हैं कि वाक्य में शब्दों में क्या क्या अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उससे पहले क्लास नहीं देखी है तो क्लास देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको उसका, तो वहाँ पर जाकर आप इसकी पहली क्लास देख सकते हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, इससे पहले मैंने आपको बताई थी क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। अब पढ़ेंगे हम परसर्ग या विभक्ति चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, इसमें क्या होती हैं और क्या पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, तो पढ़ेंगे परसर्ग विभक्ति चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। कोशिश करूँगा आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाए। ठीक है, देखिए परसर्ग या विभक्ति चिन्ह संबंधी जो अशुद्धियाँ आती हैं वो क्या क्या इसमें आपके वाक्य में या आपके शब्दों में आती हैं। विभक्ति चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ, संबंधी अशुद्धि। देखिए इसमें जो पूछी जाती है, तो इस जितने बता रहा हूँ सबको नोट कर देखिए। विभक्ति शब्दों का काम शब्दों का संबंध दिखाना होता है। ठीक है, तो इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है जैसे कि न, की, से आदि से। ठीक है, विभक्ति शब्दों का काम शब्दों का संबंध दिखाना होता है। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर नोट करने ली है, यानी कि विभक्ति शब्दों का काम विभक्ति शब्दों का काम शब्दों का संबंध दिखाना है। ठीक है, शब्दों का संबंध दिखाना है। ठीक है, इसलिए इनका अर्थ नहीं होता है जैसे कि न, की, के, से आदि से। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। ठीक है, क्या नहीं होता है, जैसे कि अगर बात करूँ देखिए, तो इनका जो अर्थ होता है ने, की, को, से आदि नहीं होता है। ठीक है, तो ने, की, को, से, तो इनका यह अर्थ नहीं होता है। ठीक है, चीज़ को आपको ध्यान रखना है और नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें जो पूछता है वो पूछता है हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होते हैं पर प्राय विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हिंदी की विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्राय विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे हिंदी की विभक्तियाँ, हिंदी की विभक्तियाँ, हिंदी की विभक्तियाँ विशेष रूप से सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर
ठीक है, तो उनसे विकार उत्पन्न होने पर उनसे मिल जाती हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिए, जैसे मैं कहूँ आपसे, क्या हो गया, मेरा, ठीक है, मेरा हो गया, हमारा हो गया, ठीक है, मेरा हो गया, हमारा हो गया, और उसे उन्हें हो गया, ठीक है, उसे उन्हें। तो ये क्या होती हैं, सर्वनामों के साथ प्रयुक्त होने पर प्राय विकार उत्पन्न कर उनसे मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कैसे, देखिए आगे बात करूँ, इसमें जो आती हैं विभक्तियाँ प्राय संज्ञा या सर्वनामों के साथ आती हैं। ठीक है, विभक्ति जो आती हैं आपकी, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, विभक्तियाँ प्राय संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं। ठीक है, संज्ञाओं या सर्वनामों के साथ आती हैं। ठीक है, कैसे आती हैं, अगर एग्जाम्पल्स की बात कीजिए कि जैसे मैं कहूँ आपसे, सुनीता की दुकान से यह चीज़ लाई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह देता लाया है तो गलत हो जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि एग्जाम्पल से मैं कहूँ जैसे सुनीता की दुकान से यह चीज़ लाई है, की दुकान से यह चीज़ लाई है। यह चीज़ लाई है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स में इस तरीके से आपसे पूछा जाता है। चलिए ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर सुनीता को दुकान से कर देते तो गलत हो जाता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर की दुकान आएगा। उसके बाद जो उसमें पूछा जाता है, उसके बाद आती हैं आपकी पुनरक्ति संबंधी अशुद्धियाँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करूँ मैं, पुनरक्ति संबंधी अशुद्धियाँ क्या होती हैं। पुनरक्ति संबंधी अशुद्धियाँ, पुनरक्ति पद संबंधी अशुद्धियाँ। देखिए इसमें जो अशुद्धियाँ आती हैं, इसमें क्या होता है, जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो जाने पर उसी अर्थ वाले शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो और वहाँ पुनरक्ति दोष होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है, देखिए जहाँ, कहने का मतलब क्या हो गया, जहाँ किसी शब्द से किसी अर्थ की प्रतीति हो उसी शब्द का दोबारा प्रयोग किया गया हो, वहाँ पुनरक्ति दोष होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपका पुनरक्ति दोष होता है। ठीक है, वहाँ पर
पुनरुक्ति दोष होता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है, देखिए जैसे मैं कहूँ आपसे, अगर एग्जाम्पल्स की बात कहूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे मोहन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है, ठीक है। मोहन प्रातःकाल के समय घूमने जाता है। तो ये क्या है, आपका अशुद्ध वाक्य है। क्यों है अशुद्ध? देखिए अशुद्ध की अगर बात करूं तो अशुद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आएगा आपका, देखिए अशुद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो आएगा आपका समय नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा मोहन प्रातःकाल घूमने जाता है, ठीक है। यानी कि आपका यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि मोहन प्रातःकाल, तो यहाँ पर यानी कि मोहन प्रातःकाल घूमने जाता है, तो के समय का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मोहन प्रातःकाल घूमने जाता है तो आपका वाक्य शुद्ध होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें आता है आपका आगे जो पूछता है, देखिए तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे इसमें इस तरह के सेंटेंस भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बात करूँ मैं, आगे किस टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए आगे क्या नियम होता है इसमें। अगर मैं कहूँ आपसे अधिपक्त संबंधी अशुद्धियाँ जो आती हैं, एक आती है इसमें अधिकप्त संबंधी अशुद्धियाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए अधिकप्त तत्व असंबंधी अशुद्धियाँ, अधिकत्व तत्व संबंधी अशुद्धियाँ, तो ये किस प्रकार की अशुद्धियाँ होती है। देखिए यहाँ पे अगर बात करूँ इसमें, देखिए वाक्य में अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इनका कहने का मतलब ये है अधिपकत्व संबंधी अशुद्धियाँ में वाक्य में अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। वाक्यों में अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अनावश्यक पदों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये हो गया इसमें। दूसरा, अनावश्यक पदों से भाषा के सौंदर्य को ह्रास होता है। मतलब क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, अनावश्यक पदों से भाषा के सौंदर्य का ह्रास होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ उसकी, अशुद्ध वाक्य कैसे हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए अगर मैं कहूँ आपसे रहीम कक्षा में सबसे सुंदरम है, ठीक है। यानी कि रहीम कक्षा में सबसे सुंदरम है, सबसे सुंदरम है, सुंदरतम है। तो यहाँ पर देखिए मतलब अनावश्यक शब्द क्या हो गया, यहाँ पे जो सबसे अनावश्यक शब्द है तो यहाँ पर सबसे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, सबसे नहीं आएगा, ठीक है। जबकि क्या आएगा आपका, यहाँ पर हम केवल इसको ऐसे ही प्रयोग कर सकते हैं, रहीम कक्षा में सबसे सुंदरतम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे ही प्रयोग कर सकते थे, रहीम कक्षा में सुंदरतम है, ठीक है, सुंदरतम है। तो सबसे का प्रयोग यहाँ पर जो किया गया है अनावश्यक किया गया है, ठीक है। इसकी कोई यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो जैसे दूसरा वाक्य में कहूँ, देखिए दूसरा वाक्य एक और ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपसे
जैसे मैं कहूँ वह पैर से पैदल चलता है, यानी कि वह पैर से पैदल चलता है, पैर से पैदल चलता है। देखिए, तो ये अशुद्ध है, क्यों है? इसका शुद्ध रूप क्या होगा? देखिए, शुद्ध रूप की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ है वो हुआ है पैर से, ठीक है। तो यहाँ पर केवल क्या आना चाहिए? वह पैदल चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपका? वह पैदल चलता है, ठीक है। तो इसलिए शब्दों में अगर अनावश्यक शब्द हम जोड़ देंगे तो हमारे उसमें अशुद्धियाँ हो जाती हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आता है, इसमें जो आती हैं आपकी अशुद्धियाँ वो आती हैं असंगत पद की अशुद्धियाँ, ठीक है। क्या आती हैं आपकी? असंगत पद की अशुद्धियाँ, असंगत पद की अशुद्धियाँ। देखिए, यहाँ पर बात करूँ असंगत की, देखिए वाक्य में प्रयुक्त शब्द संगत अर्थ प्रदान करने वाले होने चाहिए, ठीक है। इनका मतलब कहने का क्या हो गया? वाक्य में प्रयुक्त शब्द संगत अर्थ प्रदान करने वाले होने चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वाक्य में प्रयुक्त जो भी शब्द कर रहे हैं हम, प्रयुक्त शब्द संगत अर्थ प्रदान करने वाले होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, इसमें देखिए, अगर कहीं पर एक क्या होता है, एक हमारा शब्द है हार, यानी कि हार, एक क्या है हमारा? हार, और माला, हार एवं माला। देखिए, हार एवं माला जो शब्द हैं ये समानार्थी शब्द हैं। हार एवं माला क्या है? हमारे समानार्थी शब्द हैं। अब समानार्थी शब्द हैं, ये समानार्थी शब्द हैं, इसका प्रयोग दृष्टय है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है दृष्टय है। कैसे है? ठीक है, अगर कहीं मैं कहूँ उसे युद्ध में माला मिली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? जैसे मैं कह दूँ उसे युद्ध में, यानी कि युद्ध में उसे माला मिली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, ठीक है। युद्ध में उसे माला मिली, तो यहाँ पर देखिए हार एवं माला का क्या होता है, जो समानार्थी शब्द हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा। जबकि शुद्ध रूप क्या होना चाहिए? माला यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या आता? यहाँ पर आता हमारा, यानी कि उसे युद्ध में हार मिली, ठीक है। युद्ध में उसे हार मिली, क्या मिली? हार मिली, तो ये हमारा शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ध्यान रखना है। तो ये वाक्य में पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें अगर एक सेंटेंस की और बात करूँ, जैसे मैं कहूँ आपसे, जैसे मैं कहूँ इस समय रमेश की आयु कितनी है? इस समय रमेश की आयु कितनी है? इस समय रमेश की आयु कितनी है? तो ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। अब क्यों है? अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये अशुद्ध है। अशुद्ध किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर आयु नहीं आना था, ठीक है। यहाँ पर क्या आता हमारा? यहाँ जो आता हमारा उम्र आता, ठीक है, तब ये शुद्ध होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए?
उम्र यहाँ पर आना चाहिए, यानी कि इस समय रमेश की उम्र कितनी है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये गलतियाँ होती हैं। चलिए, तो ये हो गया। देखिए, कुछ शब्दों के परस्पर संबंध किसी विषय में भिन्न, देखिए कुछ जगह विराम चिन्हों की भी गलतियाँ आती हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह का भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो विराम चिन्ह मैं आपको बता दूं कुछ, यानी कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। देखिए, ये भी पूछ लेता है विराम चिन्ह, तो इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है। विराम चिन्ह भी कहीं कहाँ पूछ लेता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह होते क्या क्या, देखिए उनको भी एक बार आप देख लीजिए। देखिए, अल्प विराम, अल्प विराम, तो अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, हल्का सा बिंदा इस तरीके से होता है। उसके बाद आता है हमारा अर्ध विराम, अर्ध विराम। देखिए, अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम हमारा एक बिंदा ऐसे और एक ऐसे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें पूछ लेता है आपका पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम क्या होता है, देखिए पूर्ण विराम जो होता है हमारा वो होता है फुल स्टॉप। ठीक है, इस तरीके से जो लगाते हैं हम इसे पूर्ण विराम कहते हैं। बात करूं प्रश्न चिन्ह की, प्रश्न चिन्ह क्या होता है, प्रश्न चिन्ह, देखिए प्रश्न चिन्ह जो होता है हमारा वो होता है हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका आश्चर्य चिन्ह, आपका आश्चर्य चिन्ह। देखिए, ये जो चिन्ह होता है ये होता है जिसे बोलते हैं, तो ये होता है हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, नीचे एक बिंदा लगा रहता है इसमें। ठीक है, इसे बोलते हैं आश्चर्य चिन्ह। उसके बाद आता है हमारा निर्देश या डैश चिन्ह। ठीक है, निर्देश, निर्देशक या डैश चिन्ह। तो ये चिन्ह क्या होता है, देखिए इस चिन्ह की बात करूं तो ये होता है हमारा इस तरीके से बिंदा। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, निर्देश चिन्ह। उसके बाद आता है हमारा कोष्टक, कोष्टक, कोष्टक चिन्ह क्या होता है, देखिए कोष्टक चिन्ह होता है हमारा इस तरीके से, क्या होता है, कोष्टक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें अवतरण चिन्ह भी पूछ लेता है आपका, अवतरण चिन्ह। तो अवतरण चिन्ह क्या होता है, देखिए अवतरण चिन्ह की बात करूं तो अवतरण चिन्ह होता है हमारा, देखिए एक इधर से लग जाता है और एक इधर से लग जाता है। ठीक है, तो दो डैश लग जाते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये होते हैं हमारे अवतरण चिन्ह। ठीक है, दो डैश होते हैं छोटे से, तो ये क्या होते हैं, हमारे अवतरण चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें आपके विराम चिन्ह भी हो गए जो आपके पूछे जाते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल का टॉपिक करेंगे कल। ठीक है, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए, हिंदी यूपी ट्रिपल एससी की आपके लिए ये मोस्ट क्लास है, और इसमें मैं आपको जो कराऊंगा आगे वो कराऊंगा जो आपके परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसको भी इसमें जल्दी मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कल के टॉपिक में पढ़ेंगे हम लेखक और रचनाएं, गद्य और पद की। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।